नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकारों का अध्ययन करते करते हम पिछले वीडियो तक अनुच्छेद 19 के तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 19 आपको याद होगा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सहित कुल 6 अधिकारों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी से जुड़ा हुआ यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दूसरे महत्वपूर्ण मूल अधिकार अनुच्छेद 20 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अन्य मूल अधिकारों की तुलना छोटा मूल अधिकार है, लेकिन यह इस अर्थ में व्यापक है कि इसमें अब हमारे संविधान ने निर्माताओं ने अभियुक्त आप समझते हैं किन्हें कहते हैं? अभियुक्त उसे कहते हैं जिस पर किसी अपराध को करने का आरोप हो। ठीक है, अपराधी नहीं, आरोपी। तो इस अनुच्छेद के तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने अभियुक्त यानी आरोपी को भी कुछ मूल अधिकार प्रदान किए हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है भूतलक्षिक दंडिक विधान से संरक्षण। शब्द थोड़े जटिल हैं। भूतलक्षी, अच्छा इसको मैं और क्लियर करता हूं। भूत तो समझते होंगे, काल के अनुसार से भूतकाल और भविष्यकाल। जो बीत चुका है वह भूतकाल है, जो आने वाला है वह भविष्यकाल है। भूतलक्षी मतलब बीते हुए चीज़ों को टारगेट करने वाला, और भविष्यलक्षी यानी भविष्य को टारगेट करने वाला। तो आप जानते हैं कि कानून कैसे बनता है? पहले कानून बनता है फिर अपराध होते हैं? नहीं, होता यह है कि समाज में पहले चोरी नहीं थी, फिर लोगों ने पाया कि लोग चोरी करते हैं, यानी दूसरे की चीज़ों को उनके अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ले लेते हैं। तो पता चला चोरी करते हैं, तो चोरी के लिए कानून बना दिया। बाद में पता चला कि वो डकैती करते हैं, जबरन ले जाते हैं, बंदूक का दिखा कर ले जाते हैं, तो कहा कि डकैती भी अपराध है। इस प्रकार से पहले समाज में, दुनिया में अपराध जन्म लेते हैं और उस अपराध को रोकने के लिए और दंडित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। पहले से कलम, जैसे कि आजकल सूचना के अधिकार, जब से ये इंटरनेट की दुनिया आई है तो साइबर क्राइम आया है। तो पहले इंटरनेट की दुनिया आई, पहले साइबर के क्राइम होने शुरू हुए, तब इस बात का ध्यान आया कि इस प्रकार के क्राइम हो सकते हैं, तो साइबर क्राइम से संबंधित कानून बने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी जब भी कोई भी दांडिक कानून बनता है तो भविष्य को लक्ष्य करते हुए बनता है, भूत को लक्ष्य करते हुए नहीं बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई काम जो आज की तारीख में अपराध नहीं है और आप करते हैं, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि किसी ने, ए ने बी को एक थप्पड़ मारा और आज की तारीख में थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, 2 महीने बाद भारत सरकार ने कानून बना दिया कि थप्पड़ मारना अपराध है, तो ए को सजा नहीं होगी, क्योंकि ए जब थप्पड़ मारा था उस समय थप्पड़ मारना जुर्म नहीं था। तो ठीक, तो 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक सिविल कानून होते हैं, एक दंडिक होते हैं। सिविल मतलब जैसे जमीन संपत्ति विवाद इत्यादि, तो जमीन संबंधी। तो ऐसे सिविल जो कानून होते हैं, उस कानून को भूतलक्षी बनाया जा सकता है, यानी आज कानून बनाया गया तो पीछे के जमींदार की जमींदारी छीन ली गई। लेकिन दांडिक मामले में भूतलक्षी यानी पीछे को टारगेट करते हुए कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद 20 जो हमें पहला संरक्षण प्रदान करता है, वो भूतलक्षी दांडिक विधान बनाने से उन्मुक्ति प्रदान करता है। इसको और भी हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल्स में। दूसरा, दोहरे अभियोजन और दंड से अनुमुक्ति, यानी एक ही अपराध के लिए किसी अभियुक्त को उस पर 2 बार मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं और 2 बार दंड नहीं दिए जा सकते हैं। तीसरा, आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी पुलिस किसी आरोपी को यह कहे कि तुम चोरी किए हो और तुम यह कहो कि हाँ मैंने चोरी किया है, और हमारे पास तो कहो ही कहो, अदालत में भी चल के तुम्हें कहना होगा कि तुमने चोरी की है। तो इससे भी संविधान
हमें संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए आप देखते होइएगा कि मार के डर से बहुत सारे चोर पुलिस के सामने तो अपने अपराध को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं। वो इसी अनुच्छेद 20(3) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे मार पीट करके पुलिस ने मुझसे ऐसा कहवा लिया है। अब तीनों को बारी बारी से डिटेल से देखते हैं। मैंने बताया कि किसी व्यक्ति को पर मुकदमा तो ही दायर किया जा सकता है जब वह अपराध करने के दिन उसका वह काम अपराध हो। ठीक है, यानी जिस दिन किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को, जैसे फूल तोड़ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पेड़ को काटना अगर आज की तारीख में अपराध नहीं है और कोई जाकर पेड़ काटता है और 10 दिन बाद एक कानून बनता है कि पेड़ों को काटने पर 3 माह तक की सज़ा होगी, तो 3 माह पुराने पेड़ कटे हुए पर वह कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा कि जिस दिन उसने वह अपराध किया और उस दिन उस कानून दंड विधान के अनुसार से, जैसे भारत में IPC है, के लिए जितनी सज़ा का प्रावधान था उतने ही सज़ा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में पेड़ काटने पर 3 महीने के सज़ा का प्रावधान है और किसी व्यक्ति ने आज पेड़ काटा और 10 दिन बाद पेड़ काटने की सज़ा 3 माह से बढ़ा करके 1 साल कर दी गई, तो मुकदमे सुनवाई के दौरान उसको यह नहीं कहा जाएगा कि अब सज़ा 5 साल हो गई है, 1 साल हो गई है, इसलिए अब तुमको 1 साल की सज़ा देंगे। ठीक है ना। तो 2 बातें हो गई। अनुच्छेद 20(1) में है भूतलक्षी दंडिक विधान से संरक्षण, इसमें 2 बातें हो गई। पहला कि जिस समय आप काम किया गया हो उस दिन अगर वह जुर्म हो तो अपराध हो तो ही सज़ा हो तो ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है, और दूसरा उस तारीख में उसके विरुद्ध जितने सज़ा का प्रावधान होंगे उतने ही दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं। दूसरा, दोहरे अभियोजन और दोहरी सज़ा से उन्मुक्ति। आप लोगों में से जो कोई भी अंधा कानून फिल्म देखे होंगे वह मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अंधा कानून फिल्म की मैं कहानी आपको सुनाता हूँ संक्षेप में, कि अमिताभ बच्चन उसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और उनके जंगल में अवैध कटाई करने वाले एक ठेकेदार से उनकी लड़ाई हो जाती है। वह ठेकेदार क्या करता है, किसी एक दूसरे निर्दोष व्यक्ति की हत्या करके उसको अपना ड्रेस पहना करके यह मुकदमा करवा देता है कि इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस ठेकेदार की हत्या कर दी और खुद गायब हो जाता है। और अमिताभ बच्चन को, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, उनको सज़ा मिलती है। 20 साल की सज़ा काट करके वह जब खूब लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा करके और सड़क पर ये गाना गाते हुए नजर आते हैं कि यह अंधा कानून है, उसी दरमियान वो देखते हैं कि वह ठेकेदार जिसकी कानूनन हत्या हो चुकी है सरकार के रिकॉर्ड में, वह कहीं पर भाषण दे रहा है और अमिताभ बच्चन उसको खदेड़ करके उसकी हत्या कर देते हैं। और जज साहब जब कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसने हत्या की है, तो वो इसी संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत वो कहते हैं कि श्रीमान, एक ही अपराध के लिए 2 सज़ा थोड़ी हो सकती है। इसकी हत्या की सज़ा का तो मैं 20 साल आजीवन कारावास तो काट ही चुका हूँ, अब आप कैसे सज़ा देंगे। और अमिताभ बच्चन को पुलिस नहीं पकड़ती है और वो बरी हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यानी एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, आप पर 2 बार मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। दोनों बातें हैं। अमेरिकी संविधान में दोहरे दंड की से उन्मुक्ति है, उसको डबल जियोपार्डी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही बातें हैं। दोहरे अभियोजन मतलब होता है मुकदमा चलाना, और दोहरी सज़ा मतलब दोहरी सज़ा से उन्मुक्ति। ठीक है, इसमें भी एक बात आती है कि ये जो आप प्रावधान है यह केवल न्यायिक मुकदमे और न्यायिक दंड पर होता है। जैसे कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, वह भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, तो उस पर न्यायपालिका में तो यानी कोर्ट कचहरी में तो मुकदमे चलते ही हैं, उसके अलावे उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलती है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अनुच्छेद 20(2) के तहत यह दावा नहीं कर सकता है कि हमें तो न्यायालय ने सज़ा दे ही दी, तो आप क्यों दे रहे हैं, या विभाग को यह नहीं कह सकता है कि हमारे विरुद्ध सरकार में मुकदमा, न्यायालय में मुकदमा चल रही है तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और न्यायालय को वह आदमी यह नहीं कह सकता है कि हमारे विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है तो अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत
ये दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर कोई पदाधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं तो न्यायालय की कार्रवाई के समानांतर विभागीय कार्रवाई भी होती है। और वर्तमान में बिहार सरकार में तो यह इतना सख्त है कि उसकी बर्खास्तगी अधिकांशतः उनकी बर्खास्तगी हो जाती है अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो। ठीक है। तीसरी बात है खुद के खिलाफ गवाह बनने से उन्मुक्ति। पुलिस या राज्य किसी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि तुम अपने ही खिलाफ अदालत में गवाही दो कि मैंने चोरी की है, मैंने डकैती की है, मैंने बेईमानी की है। उसको दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए और बोलने के लिए, दोनों ही दृष्टिकोण में साक्ष्य देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। भले पुलिस अपने कार्रवाई में जब्ती में उसके घर से कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त करें जिससे उसका अपराध साबित होता है, जैसे उसका मोबाइल जब्त कर लें उससे उनके अपराध में संलिप्तता साबित होती है, उसके लैपटॉप को जब्त कर लें उससे अपराध में संलिप्तता साबित होती है, वो अलग विषय है। लेकिन उस व्यक्ति को यह कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि हाँ ये मेरा लैपटॉप है और लैपटॉप में जितनी बातें हैं वो मैंने ही रखा है और मैंने अपराध कारित किया है। वो यह कह सकता है अदालत में कि यह लैपटॉप में किसी दूसरे ने डाला है और उसे बाध्य नहीं किया सकता है। यानी अभियोजन पक्ष को साबित करना है, न कि खुद अभियुक्त को ही अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जिस तरह से अनुच्छेद 19 में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 19 पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हमको अनुच्छेद 20 में जानना होगा कि आपातकाल का अनुच्छेद 20 के तहत अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 20 और 21, आई रिपीट, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 तो पढ़ ही रहे हैं, 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों मूल अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं जब युद्ध और वाह्य आक्रमण के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 20 के बारे में आपकी जानकारी गहरी हुई होगी। अगले वीडियो हम अनुच्छेड 21 पर लाएंगे, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी विस्तारित किया गया है और इससे ढेरों अन्य मूल अधिकार ने डेराइव्ड मूल अधिकार निकले हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार इत्यादि। इसलिए अनुच्छेद 21 पर भी मेरा वीडियो ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।